तेरी वो रफ्तार हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ नरेश। क्लियर कॉन्सेप्ट नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी दमदार चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हीमोफीलिया में जाने से पहले हमें ये चार जो डिसऑर्डर है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें से एक हीमोफीलिया है। जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है वो कौन कौन से, पहले तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सेक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंट डिसऑर्डर, ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंट डिसऑर्डर हैं। तो उसमें एग्जाम की दृष्टि से चार मैं इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के नाम बताऊंगा। पहला तो हीमोफीलिया खुद ही है, हीमोफीलिया खुद ही है, जिसके बारे में हम पूरा विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है डीएमडी, बोले तो ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डीएमडी या ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है। डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है, और इस प्रोटीन का काम है मसल्स फाइबर को रिपेयर और प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि हमारी मसल्स को टाइम टू टाइम रिपेयर होने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस डीएमडी नामक डिसऑर्डर में क्या होता है कि जब बच्चा 20 से 30 साल की एज तक होते होते उसकी मसल्स लगभग डैमेज हो जाते हैं और वो 20 से 30 साल की एज में उसकी डेथ हो जाती है। थर्ड है G6PD डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि आरबीसी कहीं ना कहीं डिफेक्टिव बन जाती है, यानी कि ये एक एंजाइम है जिसकी कमी की वजह से आरबीसी डिफेक्टिव बनती है और ब्लड में जल्दी हीमोलाइसिस यानी कि आरबीसी टूट जाती है। इसी को G6PD डेफिशिएंसी बोला गया है। और नेक्स्ट है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये चारों डिसऑर्डर हैं जो कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है। अब ये आपकी ये नाम बड़ा लग रहा होगा, इसी को हम खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, इस नाम का क्या मतलब है। आपने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी की हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46। उसमें से दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक होता ऑटोसोम और दूसरा एलोसोम। जो ऑटोसोम होता है उसकी संख्या होती है 44, 44, और जो एलोसोम होती है उसकी संख्या होती है 2। इसमें होते हैं या तो XX या होता है XY। XY मेल को डिनोट करता है और XX फीमेल को डिनोट करता है। ठीक है, अब एलोसोम को ही बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहां पे जो वर्ड है वह हम सेक्स लिंक्ड, इसीलिए इसका मतलब है कि इसमें जो डिफेक्ट है इस दोनों क्रोमोसोम में से किसी में डिफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगला वर्ड है रिसेसिव। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है कि अगर कोई एक क्रोमोसोम भी
डिफेक्टिव है तो उसका लक्षण उस पीढ़ी में दिख जाएगा। लेकिन अगर रिसेसिव में ऐसा होगा कि जब तक दोनों क्रोमोसोम अफेक्ट नहीं हो तब तक उसका लक्षण नहीं दिखेगा। तो आपने देखा होगा कि XX उसमें एक डिफेक्टिव है और एक नहीं है, तब भी इसका इफेक्ट दिख जाएगा, यानी इसके लक्षण दिख जाएंगे। अगर लेकिन जो रिसेसिव टाइप के डिसऑर्डर होते हैं जैसे XX है, तो जब तक दोनों ये क्रोमोसोम अफेक्ट नहीं होंगे तब तक उसके लक्षण दिखने वाले नहीं है। तो इसलिए यह है रिसेसिव टाइप का। तो इसमें जो जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम या फिर वहां पे जितने एक्स क्रोमोसोम है वो पूरे अफेक्ट नहीं होंगे तब तक उसके लक्षण नहीं दिखने वाले हैं। तो उसी का हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हीमोफीलिया, हाँ, हम आज डिस्कस करने वाले हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। दूसरी चीज, हीमोफीलिया एक ग्रीक वर्ड है। हीमोफीलिया एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस फीलिया। हीम प्लस फीलिया, जहां पे हीम का मतलब है ब्लड या ब्लीडिंग, ब्लड या ब्लीडिंग। फीलिया का मतलब है लव ऑफ, लव ऑफ मतलब ऐसा जिसमें ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, या फिर लव ऑफ ब्लीडिंग बोला जा सकता है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड है। के क्लॉटिंग फैक्टर की कमी रहती है, इसलिए छोटा सा भी कट लगने पे ज्यादा ब्लीडिंग होती है, यानी कि स्मॉल कट कैन कोज, स्मॉल कट और इंजरी कैन कोज मोर ब्लीडिंग और ब्लीडिंग में नॉट बी एबल टू स्टॉप। ठीक है। अब सेक्स लिंक्ड में देखा जाए तो हीमोफीलिया जो एक्स वाला क्रोमोसोम है उसमें डिफेक्ट होने से होता है। एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने से होता है, उसका वाई क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। इसमें ऐसा देखा गया है कि हीमोफीलिया ज्यादातर मेल में देखा गया है, फीमेल अक्सर उसकी कैरियर होती है। ठीक है। और फीमेल में हीमोफीलिया हो भी सकता है। ठीक है, जहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हीमोफीलिया हुआ है या फिर हीमोफीलिया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री का कलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि उनकी फैमिली की हिस्ट्री लेंगे कि आपके पूर्वज में या आपकी फैमिली में किसी को हीमोफीलिया है, कभी पहले डायग्नोस हुआ है। दूसरा चीज है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि कहीं पे जॉइंट की डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कहीं ब्रेन में हैमरेज तो नहीं हो रहा है, कहीं ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। फिर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हमें सीबीसी करवाना पड़ेगा। सीटी बोले तो क्लॉटिंग टाइम, बीटी ब्लीडिंग टाइम। नेक्स्ट एपीटीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीटीटी देखते हैं हीमोफीलिया में एपीटीटी देखते हैं। ठीक है, हमने ये सब देख लिया। तब हम जाएंगे कि हीमोफीलिया में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम में जैसा मैंने आपको बताया कि स्मॉल कट कैन कोज मोर ब्लीडिंग, तो इसमें अक्सर देखने को मिला है हिम आर्थ्रोसिस, यानी कि जॉइंट में ब्लीडिंग हो जाती है। जो भी बड़े बड़े जॉइंट है, ये एंकल है, ये अपने एल्बो है,
नी जॉइंट है, इसमें ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। एपिस्टेक्सिस होने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है। और सबसे अच्छा चीज यह है कि बच्चे को, फैमिली को और नर्स को एजुकेट होना है, एजुकेट तो करना है कि आपको आउटडोर एक्टिविटी नहीं करना, उस बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी नहीं करना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बात करें जो मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट तो अगर थोड़ी बहुत चोट लगी है तो उस पेशेंट को या फैमिली मेंबर को एजुकेट किया जाता है कि आपको उस जहां पे चोट लगी उसको कंप्रेस करके रखना है। नेक्स्ट, उसको उस जगह को एलिवेट करके रखना है, वहां पे आइस लगा सकते हैं। अगर ये सब करने के बाद में ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो हम फर्दर मैनेजमेंट के लिए जाएंगे, या फिर किसी केस में मैसिव इंजरी हो रही है, मोर ज्यादा चोट लगी, उस केस में हाँ हमें उसको एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूज ब्लड ट्रांसफ्यूज या फिर क्लॉटिंग फैक्टर जिस फैक्टर की कमी है, जैसे फैक्टर नंबर 8, 9 या 11, जिस भी फैक्टर की कमी है उस फैक्टर को चढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम हीमोफीलिया के टाइप की बात करें तो हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। 3 टाइप का हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी की वजह से होता है। क्लॉटिंग फैक्टर 8 का नाम क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ये हीमोफीलिया मोस्ट कॉमन है, हीमोफीलिया ए मोस्ट कॉमन है। हीमोफीलिया बी की बात करें तो ये फैक्टर नंबर 9 की कमी से होता है। फैक्टर नंबर 9 का नाम है क्रिसमस, ठीक है। और उसको हीमोफीलिया बी को क्रिसमस हीमोफीलिया भी बोलते हैं। हीमोफीलिया ए को क्लासिकल हीमोफीलिया बोलते हैं, क्लासिकल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सी की बात करें तो ये फैक्टर नंबर 11 की कमी की वजह से होता है। फैक्टर नंबर 11 का नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। हीमोफीलिया सी के बारे में विशेष जानकारी यह है कि ये हीमोफीलिया सी उसको हीमोफीलिया की कैटेगरी में तो डाला है, लेकिन ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर नहीं है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि उसको फिर हीमोफीलिया की कैटेगरी में क्यों डाला है? उसको इसलिए डाला है क्योंकि हीमोफीलिया सी कहीं ना कहीं क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से होता है, लेकिन जो इसमें क्रोमोसोम जो अफेक्ट होता है वो होता है ऑटोसोम, और ऑटोसोम में भी
4th नंबर का क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा डिफेक्टिव होता है, इसलिए हीमोफीलिया सी होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कि अगर फादर को हीमोफीलिया है या फिर मदर को हीमोफीलिया है या मदर कैरियर है, तो उनकी संतान में हीमोफीलिया होने की कितनी संभावना है। तो हम केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में आपको ये चीज तो पहले से पता होगा कि मेल को XY से डिनोट करते हैं और फीमेल को XX से डिनोट करते हैं। दूसरी बात आपको ये भी मैंने आपको बता दी है कि हीमोफीलिया में X क्रोमोसोम अफेक्ट होता है, यानी कि डिफेक्टिव क्रोमोसोम X ही होता है, उसमें Y का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये मेल है और ये फीमेल है, यानी कि फादर एंड मदर। अब उसकी संतान में देखता है कि मेल को हीमोफीलिया है, यानी कि इसका ये एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है और फीमेल एकदम नॉर्मल है, तो उसकी संतान कैसे होगी, कैसी होगी, नॉर्मल होगी, अबनॉर्मल, या फिर उसको फीमेल कैरियर होगी, क्या होगा। तो ये एक्स डिफेक्टिव और ये एक्स, नेक्स्ट ये एक्स, ये एक्स हो गया डिफेक्टिव। नेक्स्ट उसको हमने क्रॉस मैच किया, क्रॉस किया तो ये बना एक्स वाई, ये इसका वाई नॉर्मल है, इसका भी वाई नॉर्मल है, ये वाई और ये वाई ये भी नॉर्मल है, यानी कि जो दोनों मेल हुए वो दोनों नॉर्मल हुए। लेकिन फीमेल दोनों कैसी हुई, कैरियर, उसको हीमोफीलिया नहीं है। मैंने पहले भी ये बात आपको बताया था कि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, जब तक इसके दोनों क्रोमोसोम अफेक्ट नहीं होंगे, डिफेक्टिव नहीं होंगे, तब तक उसमें लक्षण नहीं दिखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कैरियर, कैरियर या भी कैरियर। ये यानी कि उसकी 50% फीमेल बनी कैरियर और मेल 50% नॉर्मल है, ये उसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसी में केस नंबर 2 लेके देखते हैं। सेकेंड केस है, ये मेल है अपना और ये है फीमेल है। ठीक है, मेल एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और ये फीमेल है, फीमेल बनी कैरियर। फीमेल को हीमोफीलिया नहीं है, फीमेल कैरियर है। कैरियर का मतलब है उसमें जीन तो है लेकिन उसके कोई लक्षण नहीं दिखे हैं हीमोफीलिया के। उसमें क्यों नहीं दिखे, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम ने कंपेंसेट कर दिया, यानी कि इससे काम चल सकता है, इसलिए चल रहा है, तो उसको हमने क्रॉस किया। तो ये एक्स होगा डिफेक्टिव। ठीक है, ये एक्स और ये एक्स, दोनों एक्स एक्स हो गए नॉर्मल, ये वाई और ये वाई, एक्स वाई और ये एक्स के कैसा है, डिफेक्टिव, ये वाई और ये एक्स एक्स वाई, इसमें एक्स डिफेक्टिव नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, हाँ, तो हमने देखा ये फीमेल है, ये फीमेल कैरियर बनी, अभी भी उसमें ये हीमोफीलिया नहीं है। ये फीमेल नॉर्मल बनी, ये फीमेल नॉर्मल हुई, ये मेल, इसको हीमोफीलिया है क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक ही डिफेक्टिव है, इसका मतलब उसको हीमोफीलिया, यानी ये मेल कैसा हुआ, हीमोफिलिक मेल, और ये मेल होगा नॉर्मल। तो उसमें क्या हम लिखेंगे, ये नॉर्मल और ये कैरियर, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी हुई है 25% फीमेल है वो कैरियर हो सकती है, इसमें 25% फीमेल है वो नॉर्मल हो सकती हैं, ये फीमेल नॉर्मल, ये फीमेल बनी कैरियर, ये मेल है उसको हीमोफीलिया है, यानी कि 25% केस में मेल हीमोफिलिक हो सकता है और ये मेल हो गया नॉर्मल, यानी कि 25% केस में मेल हो गया नॉर्मल। ठीक है, सॉरी मेल। ये स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। एक और केस लेके देख लेते हैं।
ये वही साहब मेल हैं और ये फीमेल है। ये मेल एकदम बिल्कुल नॉर्मल है और ये जो फीमेल है ये उसको हीमोफीलिया है। इसके दोनों जिन डिफेक्टिव है। इसका देखते हैं, एक्स एक्स एक डिफेक्टिव, एक्स एक्स एक डिफेक्टिव, एक्स वाई एक डिफेक्टिव और एक्स वाई एक डिफेक्टिव। मतलब कि 50% मेल को हीमोफीलिया हो गया है, हीमोफिलिक संतान होगी, और 50% फीमेल होगी कैरियर क्योंकि इसका एक एक क्रोमोसोम ही डिफेक्टिव है। एक और केस लेके देख लेते हैं इसी के साथ साथ बैक टू बैक। ये मेल है, ये डिफेक्टिव है, ये फीमेल है, इसमें एक क्रोमोसोम डिफेक्टिव है। ठीक है, इसको लेके देख लेते हैं, एक्स एक्स डिफेक्टिव डिफेक्टिव, एक्स एक्स डिफेक्टिव एक डिफेक्टिव, एक्स वाई एक डिफेक्टिव, ये नॉर्मल, एक्स वाई ये अच्छे नॉर्मल हो गया। ठीक है, एक्स एक्स दोनों डिफेक्टिव मतलब फीमेल हुई हीमोफिलिक फीमेल, ये हुई कैरियर फीमेल हुई कैरियर, क्या मेल हुआ हीमोफिलिक मेल, और ये मेल हुआ नॉर्मल। तो उसमें भी ऐसा ही हुआ, 25%, 25%, 25%, 25%, 25% मेल हुए नॉर्मल, 25% मेल हुए हीमोफिलिक, 25% फीमेल हुई कैरियर, 25% फीमेल को हीमोफिलिक हैं। ठीक है, इसके साथ एक केस और भी बनने से आ सकता है, जिसको आप आगे लगा के देख सकते हैं कि इसमें भी अगर ये दोनों क्रोमोसोम डिफेक्टिव हैं और उसमें मेल पूरा डिफेक्टिव है, तो उस केस में भी ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ऐसे लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और थैंक यू सो मच। आगे भी इसी तरह से क्लास में बने रहे और ऐसे नए नए की पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए, जुड़े रहिए। ओके, बाय।